नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम लोग इकोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं इस समय पर। इकोलॉजी का एक लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। हमने पर्यावरण के अंतर्गत उसके घटक, पर्यावरण होता क्या है, उसके विषय में बहुत अच्छे से चर्चाएं की हैं और जाना है कि वास्तव में पर्यावरण की डिफिनेशन को हम कैसे बना सकते हैं। अगर हमने समझ लिया है चीज़ों को, तो आप एक बात मान लीजिए कि अगर हमने समझ लिया तब भी हम पर्यावरण की डिफिनेशन को अच्छे से बना सकते हैं। हमें याद नहीं है तब भी। तो इसके पहले लेक्चर में हमने पर्यावरण, उसके घटक देखे थे, उसी के अंतर्गत ही हम देखेंगे परिस्थितिकी। क्या देखेंगे? परिस्थितिकी। अभी ये चैप्टर पहला ही चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने पर्यावरण का इंट्रोडक्शन देख लिया है, पहले बता दिए हैं, और उसके घटक देख लिए हैं। अभी हम उसके अंदर ही परिस्थितिकी देखेंगे ये सेकंड लेक्चर में। तो जैसा कि परिस्थितिकी क्या होता है उसके विषय में हम जानते हैं। तो ये देखिए, परिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत परिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीवों, याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों को ध्यान से पढ़ने की हमें ज़रूरत है, ऑटोमेटिक हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वो कह रहा है कि परिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीव, जितने भी प्रकार के आप जीव जानते हैं जो पृथ्वी पर निवास करते हैं, जिनमें जीवन है, जीव का अस्तित्व है, मतलब जो सांस लेते हैं, इनडायरेक्टली बोल सकते हो ये, तो उनके विषय में सभी जीव तथा भौतिक पर्यावरण। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर इसने एक वर्ड डाल दिया भौतिक पर्यावरण के मध्य, मतलब भौतिक पर्यावरण में भी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो निर्जीव हो सकती हैं, ठीक है, कि अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो परिस्थितिकी क्या चीज़ होती है? एक इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो परिस्थितिकी निर्जीव और सजीव के बीच के संबंध को डिफाइन करता है। जैसे इसमें अगर अकॉर्डिंग टू बुकी नॉलेज की बात करें तो भौतिक पर्यावरण एक नेचुरल पर्यावरण होता है। भौतिक पर्यावरण होता है मतलब, अब आप सोचिए कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। कुछ चीज़ें खुद से बनाई जाती हैं, खेत नेचुरल है, जोत के उसको आकार दे देना, तो उसी प्रकार से इंटरलिंकेड है सभी जीवों के साथ भौतिक पर्यावरण। कुछ हम अपने आप से बनाते हैं, कुछ जो चीज़ें नेचुरल होती हैं, उन दोनों को मिला करके हम किसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं? परिस्थितिकी के। वैदिक काल के शास्त्रीय ग्रंथों जैसे वेदों, संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों में परिस्थितिकी और धारणाओं के कई संदर्भ मिलते हैं। मतलब जो ये परिस्थितिकी की हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसका लिंक कहाँ से है? इसका लिंक हमारे प्राचीन काल के इतिहास से है, वेदों से। कहाँ से? वेदों से, संहिताओं से, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों में परिस्थितिकी के अवधारणाओं, मतलब परिस्थिति की जो अवधारणा है ये आज की नहीं है। जितनी पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं उतनी पुराने इसकी अवधारणा है, वहाँ से भी इसका आकलन देखने को मिलता है। चरक संहिता, एक वर्ड ये है चरक संहिता, आप लोग सुनते होंगे प्राचीन इतिहास में। और शाल्य पाठ, सुश्रुत संहिता चिकित्सा पर भारतीय ग्रंथ हैं। इनमें से पशुओं पर निम्नलिखित वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से मिलता है, जैसे व्यवहार और आवास। अब आवास बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आवास बनाने के लिए आप नेचुरली तो आवास बन नहीं जाएगा। वो जब आप बनाते हो तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल लगते हैं, दुनिया भर के मिस्त्री लगते हैं, मजदूर लगते हैं, सब मिल करके उसको बनाते हैं। उसके साथ उनका व्यवहार भी चेक किया जाता है। मिट्टी की प्रकृति कैसे है? मिट्टी की प्रकृति के संदर्भ में भूमि, जलवायु और वनस्पति और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पौधों का विवरण इसमें दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। चरक संहिता में अभी प्राचीन में चल रहे हैं, वायु, भूमि, जल और मौसम के जीवों के साथ, जीवन के साथ अपहर्यता या प्रदूषित वायु जल द्वारा स्वास्थ्य हानि संबंधी जानकारी होती है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो चरक संहिता थी उसमें ये बताया गया है कि वास्तव में प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ बताई गई हमें? चरक संहिता में। हम आगे आए देखें तो पर्यावरण का आशय जैविक अजैविक, ये कल ही बता चुके हैं।
घटकों और उनके आसपास के वातावरण प्रभाव घटनाओं को सम्मिलित करते हुए पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाना ही आपका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक, अब हम आते हैं पारिस्थितिकी के नियम की बात करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों के प्रतिपादक बैरी कोमोनर हैं। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन छोटे एग्जामों में भी आ जाते हैं। हमने जैसे पहले ही बताया है कि आपको डिफरेंस क्रिएट करने होंगे अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल एग्जाम्स निकल जाएं। तो आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। कॉन्सेप्ट है कि हमने आपको बताया कि पर्यावरण होता क्या है, ठीक है, पर्यावरण होता क्या है ये आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर यही पूछ ले कि पर्यावरण के अध्ययन का जो पर्यावरण की थ्योरी है वो किसने दी, तो किसने दी मतलब अब ये तो एक सीधा सीधा आ जाएगा ना, यहाँ पर एक सीधा सीधा एक नाम आएगा। लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो पर्यावरण होता क्या है उस पर एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बनाकर जब तैयार होता है ना, तो उससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। लेकिन फैक्ट आप जब याद रखते हैं तो बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन चीज़ों में आपको बहुत सहायता होती है ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, उसके साथ साथ में ऑप्शन को सही करने में। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट तैयार होते चले जाएंगे। तो जैसे हमने बताया कि पर्यावरण पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित है, और नियमों को दिया किसने, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो आपका आंसर होगा बैरी कोमोनर थे। पारिस्थितिकी नियम कुछ इस प्रकार से हैं जो आप देख सकते हैं। तो पहला नियम, प्रथम नियम के अनुसार परितंत्र में प्रत्येक जीव एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सही बात यह है। संबंधित कैसे होते हैं, आपको पता है कि शेर जैसे शिकार करता है तो शेर के ही आगे पीछे कुछ ऐसे जंगली डॉग्स आपने देखे होंगे, वो डिपेंडेंट होते हैं कि शेर कुछ खाना छोड़ देगा, खा करके चला जाए, एग्जाम्पल के तौर पे खा करके पूरा तो खाएगा नहीं, छोड़ के चला जाएगा, तो उसका शिकार कौन करेगा, वो जंगली डॉग मतलब कुत्ते, जंगली कुत्ते करेंगे। ठीक है, उनको खाएगा कौन, जंगली कुत्ते खाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दूसरे का शिकार छीन के भाग जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे की उस प्रकार से रक्षा भी करते हैं। तो परस्पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है जंगलों में जानवरों की एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। इनका संबंध पदार्थ अथवा ऊर्जा के माध्यम से स्थापित होता है। जैसे मौसम के तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप शैवालों की तेजी से वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। फलस्वरूप तंत्रों में अजैविक पोषकों की सप्लाई घट जाती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ऊर्जा के संबंध से इनका रिलेशन बना होता है। जैसे मौसम में तापमान में मान लो वृद्धि हो जाए, बहुत ज़्यादा मौसम में वृद्धि हो जाए, एक सिनारियो आने के बाद ये ऐसे आ जाए, उसके बाद कि वृद्धि के फलस्वरूप शैवालों की तेजी से वृद्धि होती है। शैवाल आप लोग जानते होंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है शैवाल का, भी पूरा डिटेल में एक चैप्टर ही पढ़ना है हमें। शैवाल छोटे छोटे होते हैं और ये बेसिकली क्या होते हैं कि डिकम्पोजर टाइप का काम करते हैं। ये भी कुछ लोग खाने का काम भी कर देते हैं, कुछ के लिए ये एज रॉ मटेरियल यूज होते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो शैवालों की वृद्धि तेज होती है और इनके फलस्वरूप तंत्रों में अजैविक पोषकों की सप्लाई घट जाती है। जब शैवाल की वृद्धि हुई तो अजैविक तंत्र में जो अजैविक तत्व हैं उनका जो सप्लाई चैन है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, उनकी सप्लाई घट जाती है और इससे शैवाल एवं पोषण चक्र में असंतुलन पैदा हो जाता है और इसे संतुलित करने हेतु तंत्र के अनेक जो प्रक्रम होते हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं और उन्हें पुनः परिस्थितिकी संतुलन कायम हो जाता है। मान लीजिए एक ने ज़्यादा शिकार कर, मान लीजिए एक जो है किसी जानवर ने ज़्यादा शिकार कर दिया या एक ने बहुत कम किया, तो एक ने बहुत ज़्यादा अगर शिकार, मान लिया शेर ने पूरे जंगल के सबको मार दिया, तब भी तो डिसबैलेंस हो गया, उसको इन फ्यूचर कुछ मिलेगा ही नहीं खाने के लिए। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं किया तब भी दिक्कत है क्योंकि संख्याएं ज़्यादा हो जाएंगी।
जंगल में जब जानवरों की संख्याएं ज़्यादा हो जाएंगी तब भी डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर भी शेर को कुछ नहीं मिलेगा। तो संतुलन बना रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं। जैसे कहते हैं कि पूरे विश्व के लोग अगर शाकाहारी हो जाएं तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनकी संख्याएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ना। अगर उनकी संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद एक जैसे आप हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है, एक एक पॉइंट पे आकर अगर जैसे ये जनसंख्या का माप है, हमने बोला कि 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हुई तो पता क्या होगा, डिजास्टर आ जाएगा, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सारी चीज़ें होंगी, लोग भूखों मरने लगेंगे। उसी प्रकार से वहाँ भी है, अगर सबको शाकाहारी हो गए तो पता है इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, मानव से ज़्यादा जानवर टहलेंगे। हम हर घर और हर गली के पीछे 100 आदमी जानवर को देखेंगे, 100 आदमी आज खड़े होते हैं, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही कह रहा है, परिस्थिति के द्वितीय नियम के अनुसार अगर हम बात करें, जिसको दिया किसने था, हम बता चुके हैं आपको, बैरी कॉमनोर ने। अगर हम उसकी दूसरे नियम की बात करें तो प्रत्येक वस्तु को कहीं ना कहीं जाना है, एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। प्रत्येक प्राकृतिक तंत्र में यदि किसी एक तंत्र द्वारा कोई वस्तु निकाल दी जाती है तो उसी वस्तु को दूसरा तंत्र अपने भोजन के लिए प्रयोग कर लेता है। ये बता चुका हूं, यही तो बता रहा। प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने श्वसन के अपशिष्ट के रूप में त्याग देता है, परंतु यही कार्बन डाइऑक्साइड हरित पादप जो होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे जो होते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, लेकिन उसका ऑब्जॉर्प्शन जो होता है वो करता कौन है, तो वो करते हैं आपके पेड़ पौधे। पेड़ पौधे उसको लेकर के हमें स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग क्या करें, वृक्षारोपण करें। तीसरे नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ भी मुफ्त में उपलब्ध नहीं है। देयर इज नो सच थिंग्स एज द फ्री एयर लॉन्च। यहाँ कुछ भी मुफ्त में उपलब्ध नहीं है, अतः किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए तंत्र में कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करना पड़ता है, अर्थात ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है। सफलता के लिए रातों दिन जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से एग्जामों को निकाला जाए। 3 साल से 4 साल से जो बच्चे लगे हुए हैं, साल दर एज बढ़ती जा रही है, लोगों का कमेंट बढ़ता जा रहा है, घर वालों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो हमें ये सोचना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है कि आज के 3 साल पहले कैसे स्टडी थी, इस 3 साल 2 साल की जो जर्नी हमारी रही, हमने क्या क्या गलतियां की, कितनी कितनी गलतियां की, उन सारी चीज़ों को हम जब एनालाइज करते हैं तभी हम सफल हो पाते हैं। इसी प्रकार से ये परिस्थितिकी का जो संतुलन है वो भी कुछ न कुछ इसी प्रकार काम करता है। हम कुछ लगाएंगे तभी कुछ हमें मिलेगा, और निरंतर मिलेगा, और निरंतर लगाना पड़ेगा, ये भी याद रखिए। तो परिस्थिति के चतुर्थ नियम की बात अगर हम करें तो प्राकृतिक सर्वोत्तम जनती है, मतलब कहने का कि नेचर नो बेस्ट, नेचर जानती है सब, मतलब जो प्रकृति होती है वो अपने आप को बेस्ट तरीके से जानती है। इस नियम के अनुसार परितंत्र में मानव द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन उसके अस्तित्व के लिए विनाशकारी होगा, जिस तरह वर्तमान में हो रहा है। आए दिन बेमौसम बरसात होती है, बेमौसम चक्रवात आ जाते हैं, बेमौसम सर्दी पड़ती है, बेमौसम गर्मी पड़ती है, नवंबर में गर्मी पड़ती है, सोचिए मार्च अप्रैल में गर्मी होनी चाहिए, ठंडी पड़ने लगती है। तो ये होता आया है, और अगर ऐसे ही जैसे चल रहा है, चलता रहा तो ज़रूर होगा आगे आने वाले समय में। पर्यावरण के घटक की बात करें तो भौतिक घटक या अजैविक घटक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अजैविक और जैविक चीज़ें क्या होती हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल ये सम्मिलित हैं। जैविक घटक के अंतर्गत पादप, मनुष्य, जितने भी जीवित जीव हैं वो सब आ जाते हैं। ऊर्जा के घटक में बात करें तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। भौतिक घटक या अजैविक घटक की हम बात करें तो भौतिक घटक के अंतर्गत ही अजैविक घटक बनता है, जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं को रखते हैं। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल इसमें आ जाते हैं। भौतिक वातावरण प्रकाश, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। अजैविक कारक जीवन की सफलता का निर्धारण और उनकी बनावट, जीवन चक्र और उनके शारीरिक क्रिया, ये सब
हमारे व्यवहार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अब इन्हीं क्रम में अगर हम बात करें तो मृदा, वायु, जल संगठन, ये सारी चीज़ें जितनी आप सोच सकते हैं जिनमें जीवों का निवास नहीं होता, वो सब भौतिक और अजैविक घटक में आ जाते हैं। जीवन के विकास तथा प्रजनन पर अजैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी में ही भौतिक या अजैविक घटक की हम बात कर रहे हैं। तो भौतिक अजैविक घटक में ही अब हम एक एक घटक को पकड़कर उनका निचोड़ निकालेंगे कि वास्तव में वायुमंडल का जो इम्पोर्टेंट रोल है किसी परिस्थिति के निर्माण में, वो क्या हो सकता है। जैसे वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण होता है। पृथ्वी पर स्थित अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव अजैविक कारकों के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल भी जैव और अजैव के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप देखिए, क्योंकि वायुमंडल की संरचना और संगठन जीवों और वनस्पति को क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, क्योंकि वायुमंडल से ही हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और बहुत सारे जीव हैं उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे हम करते हैं। तो एक बात बताइए, वो भी तो यही अगर वायुमंडल ही की संरचना अगर इतनी अच्छी ना बनी रहे तो सोचिए कि प्राणियों का विनाश हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जीव और निर्जीव दोनों इससे प्रभावित होते हैं। और वायुमंडल की संरचना अगर अच्छी ना हो तो खेती अच्छी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। आप कितना भी प्रयास कर लो, नहीं हो पाएंगी चीज़ें। तो वही चीज़ है, वायुमंडल गैस, जलवाष्प, धूल कणों का मिश्रण है। ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों, पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव जीवों और वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए एक आवश्यक स्रोत है। वायुमंडल की संरचना के भाग क्षोभ मंडल, समताप मंडल तक ही सीमित होते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ये मैंने पढ़ाया है आपको, क्या कहते हैं, जियोग्राफी में। आप नहीं देखे हैं लेक्चर तो देखिए। ये सबसे निम्नतम मंडल जो होता है ना, वो होता है आपका क्षोभ मंडल। क्या होता है? ये क्षोभ मंडल होता है, जो कि ये होता है आपका यहाँ से 13 किलोमीटर तक, नीचे सतह से 13 किलोमीटर तक। और ये आपका दूसरा मंडल होता है, एक बीच में आता है क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा बोलते हैं इसको, क्षोभ सीमा। ठीक है, ये 13 पे ही, यहाँ से यहाँ तक में जो हमने खींची लाइन है वो इनके बीच में होते हैं। उसके ऊपर आप आ जाता है समताप मंडल। क्या आ जाता है? समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। ये बेसिकली 13 से लेकर के वो 50 के बीच में होता है। कितने के बीच में होता है? 50 के बीच में होता है। और 20 के बीच में यहाँ जैसे मान लो पहुँचा, तो इसके ऊपर तापमान बढ़ने की जगह, तापमान घटने की जगह बढ़ने लगता है या जीरो हो जाता है। ये ऐसा भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको उसमें ज्योग्राफी में पढ़ाए गए हैं। सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं ओजोन लेयर, समताप मंडल मिलती है। क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमिक घटनाएं होती हैं। और अगर ओजोन लेयर, समताप मंडल मिलती है, हमारे जो जहाज़ वगैरह होते हैं वो सब समताप मंडल में ही आते हैं और जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी दशाएं प्रदान करता है। ठीक, अब आगे आ जाइए। जल मंडल, जल की बात करें। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। ठीक है, जो कि संसाधन और पारिस्थितिकी आवास के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा आपको पता है कितनी है। जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, वो यह प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। जल जीवों के विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है या वनस्पति प्रकार और उनके संगठन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अगर उसकी बात करें, जलीय तंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसों जैसे गैसें जल में आंशिक रूप से घुली रहती हैं। साधारण गहरी झीलों और भारी मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ वाले जलाशयों में पादप प्लवकों, अन्य जलाशय जीवों के लिए वृद्धि के लिए ऑक्सीजन बहुत ही लाभदायक होती है, एक कारक का कार्य करती है। जल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई का नियंत्रण वायु से तथा जलीय पौधों से प्रकाश संश्लेषण आदि चीज़ों में जल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी के थ्रू गैसों का निर्माण होता है, गैसों के विसर्जन के द्वारा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जल हमारे लिए जीवनदायी है। जल ना मिले, रेगिस्तान में देखते हो
2-2 महीने 3-3 महीने का राशन पानी लेके चलते हैं। रेगिस्तान में ऊँट वगैरह आपको पता है 75 दिन का पानी अपने यह कुबड़ पे ही स्टोर करके रख लेते हैं। इसी प्रकार से मृदा के विषय में भी आप अच्छे से जानते हैं। भूप्रकृति के ऊपर ही परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। अगर आपने देखा हो तो इसके ऊपर की ये जो परत है ना, ये क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। और इसको कुल मिलाकर के 3 लेयर में बांटा जा सकता है। कितने लेयर में? 3 लेयर में। एक लेयर होती है वो ये ए, इसको नाम दिया जाता है। दूसरी होती है बी, फिर तीसरी आपकी सी, और उसके नीचे बेसिकली ये क्या होती है? आधारी चट्टान होती है। क्या होती है? आधारी चट्टान होती है। आधारी चट्टान होती है सी लेयर। बी लेयर बेसिकली सपोर्टिंग रोल प्रदान करती है, अग्नीय लेयर होती है सपोर्टिंग, ठीक है। और ए लेयर वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ऊपरी सबसे ऊपर को। ऊपर यहाँ पर जो पोषक तत्व आपके मिलते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं? वो ए लेयर के थ्रू मिलते हैं। तो इसी प्रकार मृदा के विषय में जान लीजिए, जिसका निर्माण खनिज और आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से होता है। शैलों के अपने स्थान से अपक्षयन और स्थानांतरित तलछटों, तलछट का मतलब होता है कंकड़ पत्थर दुनिया भर के जो होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जब गिर के जाते हैं उनको तलछट बोलते हैं। तलछटों का जल या वायु के द्वारा अपर्दन होने के परिणाम स्वरूप मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण मूल शैलों, जलवायु, जीवों, काल तथा स्थलाकृतियों के बीच परस्पर क्रियाओं के द्वारा होता है। और इसमें लकड़ी, वस्त्र, भोजन, आज दुनिया भर की चीज़ें उगती हैं और इसी पे मानव आश्रित रहता है। मृदा का खनिज एवं अवयव उसके मूल पदार्थों के खनिज तथा अपक्षेद के ऊपर निर्भर करता है। मृदा की अगर हम संरचना की बात करें, तो मृदा की संरचना में कुछ भाग इस प्रकार से हैं। कार्बनिक पदार्थ, हुमास जिसको बोलते हैं, जो ऊपरी भाग मैंने बताया आपको, ये 5 से 10% होता है। ये कितना होता है? 5 से 10%। मृदा जल लगभग 25%, इसके अंदर जो जल होता है वो 25% होता है आपका, ठीक है। मृदा वायु 25%, इसके अंदर वायु भी 25% होती है आपकी। और इसके अतिरिक्त मृदा जीव और मृदा अपक्रिया भी मृदा संगठन में भाग लेता है। अर्धस्तरीय जो अभी मैंने बताया आपको, भूमि मिट्टी द्वारा कवर किया जाता है और विभिन्न प्रकार के रोगाणु, प्रोटोजोआ, कवक, छोटे जानवरों इसमें पनपते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए आप सामग्री, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ह्यूमक ये सब बनते हैं। अकार्बनिक यौगिक में आप देख लीजिए नाइट्रेट, फास्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सल्फर, इन सारी चीज़ों का निर्माण होता है। ये रटने वाली चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, ये बहुत पूछाता है। ऊंचाई और अक्षांश की बात करते हैं अगर हम, तो अक्षांश का क्षेत्र के तापमान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अक्षांश का क्षेत्र के तापमान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। और इसी के द्वारा अगर हम बात करें बायोम और दुनिया की जो विभिन्न प्रकार की जलवायु हों, उनका निर्धारण हम कर सकते हैं। इसी प्रकार ऊंचाई बढ़ने पर समुद्र तल से लेकर ऊंची चोटियों तक वन्य जीव प्रभावित होते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये भारत देश है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, आपको जैव विविधता में कमी दिखती जाएगी। यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक, तो यहाँ पर जैव विविधता सबसे कम होगी। वही बोल रहा है कि ऊंचाई बढ़ती है, वायु ठंडी और शुष्क होती जाती है, जिससे तदनुसार वन जीव प्रभावित होता है। वन जीव आपको सबसे कम मिलेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगे इस लाइन में। और ऊंचाई में वृद्धि होने पर वन जीव में कमी आती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, पहले ही बता दिया ये चीज़ें। भारत जैसे मान लीजिए मैंने नक्शा बनाया, तो मान लीजिए ये भारत का नक्शा है यहाँ पर, और ये मान लीजिए उत्तराखंड है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और उसके नीचे आप आ जाइए, देख लीजिए ये असम, हिमालय, इस साइड ऐसे चले जाइए मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलेगी। लेकिन अभी ऊंचाई पे आप चले जाइए तो उतनी विविधता आपको नहीं मिलेगी जितनी कि यहाँ नीचे मिलती है, ठीक है। अभी हम लोग उसी पे हैं, परिस्थितिकी इकोलॉजी के अंदर परिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत ही हम अब जैविक घटक की चर्चा करेंगे। तो जैविक घटक में क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कहीं मत जाइए, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ।
और अगले लेक्चर में हम लोग जैविक घटक जानेंगे। बहुत सिंपल है, बस ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। और इसकी पीडीएफ या इसकी बुक को परचेज करने के लिए आप aroda.ias@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं, और अरोड़ा IAS हिंदी या अरोड़ा IAS इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।